गीत गुंजन या कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। नमस्कार, आपको विविधा कार्यक्रम में स्वागत है। कहानी मन की उथल पुथल व उसकी अंतर्वेदना छटपटाहट को प्रस्तुत करती है और कभी कभी उसका समाधान भी बतलाती है। मेरे इस विवरण से आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की प्रस्तुति है एक कहानी। हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब होती हैं कहानियां। ये कहानियां कभी हमें हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं और कभी सोचने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ल जी। कहानी का शीर्षक है केक। हम आपको बता दें, श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ल जी कहानी के वो हस्ताक्षर हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानी लिखी है जो समाज को बदलने की दिशा में एक प्रयास करती है। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्री शैलेंद्र कुमार शुक्ल जी की कहानी, जिसका शीर्षक है केक। मैं शैलेंद्र कुमार शुक्ल, इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से मैंने सन 1968 में BE मैकेनिकल किया था और अपना इंजीनियरिंग प्रोफेशन ओरिएंट पेपर में लमनाई में मैनेजर मैकेनिकल रहा। अब रिटायर्ड लाइफ बंगलोर में रह रहा हूँ। साहित्य लेखन में बहुत रुचि पहले से थी, बीच में रुक गया काम की अधिकता की वजह से। अब फिर से कुछ शुरू किया। एक कहानी प्रस्तुत है आपके साथ। उठो बापू उठो, सुबह हो गई है, जाना नहीं है क्या काम पर? एक कृष्णा की धीमी, कमजोर लेकिन तेजी से बोलने की कोशिश करती हुई आवाज आई। रामू चौंक कर उठा। उसने आंखें मली और एक नजर दरवाजे के बाहर डाली और फिर दूसरी नजर अपने बेटे रामू कृष्णा के ऊपर डाली, जो कि 6 वर्ष का था, उसके ऊपर। ओह बेटा, मेरा कृष्णा कितना कमजोर हो गया है, एकदम तो हड्डियों का ढांचा दिखने लगा है। कमजोर हो क्यों नहीं? बेचारा कई महीनों से बीमार जो है, उसे ब्लड कैंसर है। रामू सोचने लगा। उसको सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था और उसकी पुरानी बातें। पहले तो वो लोग समझ ही नहीं पाए कि उसको हुआ क्या है। बाद में जब मोहल्ले के डॉक्टर के इलाज से वो ठीक नहीं हुआ तो दोनों, उसके रामू और उसकी पत्नी बिंदिया, उसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां कई घंटे बाद उसका नंबर आया और जब वो डॉक्टर के पास को ले गए, डॉक्टर ने उसे देखा तो कुछ देर देखने के बाद उसने कहा कि कुछ परीक्षण कराने होंगे, ये टेस्ट हो जाने के बाद ही पता चलेगा। 2-3 दिन टेस्ट में गुजर गए। जब टेस्ट रिपोर्ट लेकर के वो फिर से डॉक्टर से मिलने गए दोनों, तो डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देखा और उसकी तरफ, रामू और विद्या की तरफ देखा, चुप हो गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ठीक नहीं है। तुम्हारा बेटा बहुत सख्त बीमार है, इसे बहुत बड़ी बीमारी है, ब्लड कैंसर है। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बीमारी काफी बढ़ चुकी है, अब ये कुछ महीनों का ही मेहमान है। ऐसा क्या डॉक्टर साहब, तो आप इलाज कीजिए ना। बोले नहीं,
यहाँ उसका इलाज संभव नहीं है। यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो उसको बम्बई ले जाओ, टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज कराओ, शायद ठीक हो सके, वरना फिर कुछ नहीं। रामू और विद्या दोनों अवाक रह गए। मुंबई ले जाना, इलाज कराना उनके बस में नहीं था। वो बेचारे बोले, डॉक्टर साहब आप ही कुछ इलाज करिए। और फिर डॉक्टर साहब का इलाज चलता रहा और धीरे धीरे रामू देखता रहा कि उसका बेटा कृष्णा कमजोर होता जा रहा है और कुछ महीनों बाद तो हड्डियों का ढांचा रह गया। अभी परसों डॉक्टर साहब बोले कि अब ये तुम्हारा बेटा 2-3 दिन का ही मेहमान है। रामू एकदम अवाक रह गया। क्या सोच रहे हो बापू? कृष्णा की ने उसको जोर से आवाज देके बोला। कुछ नहीं है बेटे। रामू ने अपना मुंह फेर लिया और अपने आंखों से आए हुए आंसुओं को अपने अंगोछे से पोंछ लिया। क्या बोलता? उस बेचाराओं की प्रवाह फिर से चल निकला। रामू और उसकी पत्नी बिंदिया दोनों दैनिक वेतन भोगी मजदूर थे। बिल्डिंगें, जो बड़े बड़े भवन, मॉल वगैरह जो शहर में बनते रहते, उनके यहाँ ठेकेदारी मजदूर का काम करते। जो कुछ मिलता उसी से अपने जीवन जिंदगी चला रहे थे, अपने बच्चे को इलाज करवा रहे थे। बस जैसे तैसे चल रहा था कि अचानक कोरोना का संक्रमण हो गया देश में और सारे मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, बाजार सब बंद होने लगे। लॉकडाउन हो गया। अब तो मुश्किल हो गई। ठेकेदार बोला, ऐसे में बिल्डिंग का काम बनाने का नहीं चलेगा, और उसने काम बंद कर दिया क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बेचारे रामू और बिंदिया बेरोजगार हो गए। अब उनके सामने बहुत और बड़ी समस्या हो गई थी। फिर भी जैसे तैसे दोनों लोग सुबह सुबह निकल जाते। रामू को जो कुछ मिलता, कहीं बोझ ढोने का काम, कहीं लोडिंग करने का काम, कहीं ट्रक का अनलोडिंग का काम, वही वो करता। और पत्नी बिंदिया इधर से जगह ढूंढती फिरती, उसके और कहीं तो काम मिलता नहीं था। कोई उसको घर वाले में मेड सर्वेंट का भी काम नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में कोई भी लोग अनजान किसी को अपने यहाँ काम का नहीं रख सकते चाहते थे। बेचारी वो नगर निगम के ठेकेदार के एक मजदूर के रूप में सफाई, झाड़ू वगैरह का शहर में उसका काम करती रहती थी। इस तरह से धीरे धीरे काम चल रहा था। उसकी बाबू, हाँ, उन्हें चौंक के देखा। बापू क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। बापू मैं केक खाऊंगा। क्या? रामू एकदम चौंका। केक? हाँ बापू, मैं केक खाऊंगा। मैंने जिंदगी में कभी केक नहीं खाया। मैं नहीं जानता केक कैसा होता है। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। वो अपने सामने सक्सेना साहब रहते हैं ना, मैं उनके यहाँ टीवी देखने जाता था और वहां बैठ के नीचे बैठ के टीवी देखता था। तो मैंने टीवी में देखा है बच्चों को केक खाते हुए। बापू मुझे केक ला दो ना, मैं एक बार केक खाना चाहता हूं। उसकी स्वर में बहुत ही याचना थी और वो कुछ ऐसे दया से अपने उस स्वर में उसकी तरफ ताकने लगा, रामू की तरफ। रामू कुछ नहीं बोला। अच्छा, और कह कर वो उठा और अपने दैनिक कार्यों में लग गया। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के वो घर से बाहर निकल गया। अब वो चला जा रहा था, तब उसे वहां पर सड़क के काफी दूर जाने पर तो एक जगह दिखाई दिया, मनोहर बेकरी एंड केक्स। अरे ये तो केक की दुकान है। रामू उस दुकान के पास में गया। उसमें शोकेस में कई अलग अलग केक सजे हुए थे। रामू उस दुकान पे गया और सेल्समैन से पूछा, क्यों भैया ये कोने वाला केक कितने का है? सेल्समैन ने उसको तरफ देखा और बड़ी हिकारत स्वर में बोला,
550 रुपए का। 550 रुपए। रामू सुन के वह चुप हो गया। 550 रुपए में कहां से लाऊंगा? और वो धीरे से उतर आया दुकान से बाहर और फिर चलने लगा। चलते 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 सोचता जा रहा, चलते जाते, और वो स्टेशन के पास पहुंच गया। स्टेशन के बाहर एक जगह बहुत से कुली लोग बैठे हुए थे और एक कुली जो है अधेड़ वो चल रहा। उस अधेड़ कुली ने उस रामू को देखा और उसको कुछ पता नहीं क्या हुआ। वो आया पास, बोला क्यों भाई, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। रामू बोलने उसको अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सारी कहानी सुनकर वो अधेड़ मजदूर चुप हो गया। उसको लगा अरे मीलों दूर, बहुत दूर गांव में जो उसका बेटा रहता है श्यामू, जैसे वही उसको बोल रहा है बापू मैं केक खाऊंगा। उसको अपने बेटे और पत्नी की बहुत याद आई और कुछ देर सोचता रहा। फिर वो बोला अच्छा देखो और कुछ तो नहीं हो सकता, एक काम हो सकता है लेकिन उसमें रिस्क है। हाँ मैं करूंगा। रामू बोला तो ऐसा करो, तो मेरे साथ चलो। यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन में बाहर का कोई भी आदमी आकर कुलीगिरी नहीं कर सकता। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कुली हैं वही काम कर सकते हैं और उनको ये लाल रंग का जो शर्ट है कुलियों का ड्रेस और ये बिल्ला जो बाहर में बांधे रहे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वही लोग यहाँ काम कर सकते हैं। मैं ये दोनों तुमको दे दूंगा, तुम इसको पहन करके स्टेशन पर काम करना। लेकिन हाँ देखो यहाँ 100 से ऊपर कुली हैं, एक दूसरे से पहचान सभी सारे नहीं पहचानते। यदि तुमसे कोई पूछे तो कहना मैं नया नया आया हूं और उसको कुछ मत बताना। बोला रिस्क है। बोला रामू बोला नहीं मैं करूंगा। तो दोनों लोग चले गए और पार्किंग के उधर कोने में उधर जो ये बाथरूम बना हुआ तो वॉशरूम उधर में चले गए और वहां जाकर के उसने रेकुली ने शर्ट और बिल्ला उसको दे दिया। रामू ने उसे पहन लिया और बाहर आए। रेकुली फिर बोला देखो ज्यादा भारी बोझ मत उठाना, अभी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, उठाओगे गिर जाओगे या सामान गिर गया तो लेने की देने पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। बोला रामू बोला नहीं मैं ध्यान रखना। रामू दिन भर काम करता रहा, पूरे दिन भर काम करता रहा, एक बड़े भारी बोझ नहीं उठाए उसने, एक और सब करता रहा। करते करते उसको रात हो गई। तब जाकर वो पैसे गिनता रहा बार में, जब उसने देखा कि करीब 700 के करीब रुपए हो गए हैं उसके पास, तब तो वो फिर से वहां पर गया जहाँ और अधेड़ कुली ने उसको दूर से देखा। वो पार्क बैठा हुआ था बेंच पर, वो तुरंत पास आया। बोले हो गया? बोले हाँ। दोनों गए पार्किंग में और कोने में एक जाकर के वहां पर फिर उन्होंने अपने ड्रेस बदले, उसने रामू ने उतार के उसके ऊपर दे दिया, उसका बिल्ला दे दिया और फिर 100 रुपए उसने कुली के हाथ पर रख दिए। कुली मुस्कुराया, बोला नहीं नहीं इसे रहने दो, और उसके कंधे पर रख करके हाथ से थपथपाया। अरे बाबा तुम खाना भी तो खाना होगा तुमको कि भूखे रहोगे, रहने दो। और उसको पीठ थपथपा करके वो चला गया। रामू वहां से उतर आया और वो बड़ी तेजी से बाजार की ओर चल पड़ा जहां पर उसकी व्यक्ति की दुकान थी। उसी शहर में एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, उसमें एक कमर्शियल इंटरप्राइज में अनिल मिश्रा जो है सीनियर ऑफिसर थे, वो उस काम करते। अब चूंकि प्राइवेट कंपनी थी इसलिए दिन काम करते रहते, रात में भी लेट बहुत हो जाते देर तक। उस दिन भी इनको काफी देर हो गई रात में, और जब काम खत्म हो गया तब उन्होंने उससे बुला के देखा रात की 10 बज रहे। वो उठे और उन्होंने अपने सेक्शन के लोगों को कहा चलो बस काम खत्म, अब चलो घर। सब लोग चल दिए। उन्होंने भी अपना अलमारी बंद की, सब लॉक किया और बाहर निकल आए। बाहर निकल करके वो पार्किंग में अपनी कार की तरफ गए। उन्होंने अपने ऑटो कार का दरवाजा खोला और कार ड्राइवर की सीट पे बैठ गए। जैसे इन्होंने कार स्टार्ट करने वाले थे कि उनका ध्यान गया कि सामने वहां डैशबोर्ड पर एक कागज पड़ा हुआ था। उन्होंने कागज उठा के देखा, अरे उनकी बेटी, इकलौती बेटी मीतू ने उनको आज केक लाने के लिए कहा। तो रात में 10 बजे अब केक कहाँ मिलेगा?
अनिल मिश्रा जी बहुत परेशान हो गए, सोचने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कार स्टार्ट किया, कार चलाते चले गए। चलते चलते थोड़ी दूर पर वही मनोहर बेकरी एंड बेक केक्स की दुकान दिखाई। उन्होंने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और तेजी से दुकान की तरफ गए। उस दुकान में सिर्फ मैनेजर, सेल्समैन और रामू के हाथ में केक का डिब्बा था और उसको संभाल रहा था। अनिल ने सेल्समैन से पूछा, क्यों भाई, केक मिलेगा? सेल्समैन बोला, नहीं सर, केक तो सब खत्म हो गए। आजकल हम लोग ज्यादा केक बनाते नहीं हैं, जो ऑर्डर होते हैं उतना ही बनाते हैं। कोरोना काल में वैसे भी बहुत मंदी चल रही। लास्ट केक का पीस था वो इन्होंने ले लिया और उसने रामू की तरफ इशारा किया। अनिल जी ने रामू को देखा और उसके पास गए और बोले, ये केक आप मुझे दे दीजिए। हम बोला, नहीं मैं ये नहीं दे सकता। अनिल भी बोले, मैं आपको बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। और सेल्समैन से उन्होंने पूछा, ये केक कितने का है? उन्होंने बताया 550 रुपये। अनिल मिश्रा जी उसको बोले, रामू, मैं तुम्हें 700 रुपये दूंगा, एक केक दे दो। रामू बोला, नहीं मैं नहीं दे सकता। और उसने केक को दोनों हाथ से डिब्बे को पकड़ लिया और वो उसके दुकान के नीचे उतर गया। अनिल मिश्रा जी उसके पीछे पीछे चलते गए। थोड़ी दूर जाने पर फिर उन्होंने फिर उससे कहा, सुनो भाई, मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, तुम मुझे ये केक दे दो। बोला, नहीं मैं नहीं दे सकता। रामू और तेजी से चलने लगा। अब अनिल जी के समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसकी बेटी मीतू पूछेगी मैं क्या करूंगा, और उनको पता नहीं क्या आया कि वो तेजी से दौड़े और दौड़ करके वो रामू के पास गए और उससे केक का डिब्बा छीनने लगे। रामू ने उस केक का डिब्बे को जोर से पकड़ लिया, लेकिन मिश्रा जी ने और जोर लगाया और छीना झपटी में वो केक का डिब्बा नीचे गिर गया। गत्ते का कपड़ा डिब्बा था, उससे गत्ते का डिब्बे खुल गया और वो केक बाहर जमीन पे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। रामू बोला, ये आपने क्या किया बहू साहब? मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ले जा रहा था। वो बहुत बीमार है, उसे कैंसर है। उसकी अंतिम इच्छा थी, मैं उसको ये ले जा रहा था उसको, और आपने उसे गिरा दिया। अब मैं उसे क्या दूंगा? इस सुनकर अनिल मिश्रा जी अवाक रह गए। वो समझ नहीं आया कि हम क्या कहें। और वो रामू पागलों की तरह है जो गिर गए केक के टुकड़ों को हाथ बटोरने लगा और टुकड़े को धूल से लगे हुए उनको अपने कपड़ों से पोंछने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसके सारे अरमान उसका वो हो चुका था कि अब क्या करना उसके सपने। और अनिल मिश्रा जी वो सोच रहे थे कि उस बेचारे बच्चे का तो सारे अरमान ही खत्म हो गए। उसकी अंतिम इच्छा, वो ये क्या कहेगा उसको जाके? उसका तो सपना ही टूट हो गया, जैसे कि केक के टुकड़े टुकड़े टूट गए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। वह अपने सुझाव और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।